नमस्कार, मैं डॉक्टर रामेश्वर रैकवार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा। आज हम बात करने वाले हैं अपराध शास्त्र और अपराध शास्त्र में अपराधों के कारणों के रूप में सामान्यतः जो लोगों के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं बनाई जाती रही हैं कि अपराध के कारण क्या हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, या फिर किसी प्रकार की बीमारी को कारण के रूप में बताया हो, या फिर फिजिकली फीचर्स के रूप में। वर्तमान समय में जिस तरीके से समाज बदल रहा है, नए नए प्रकार की ऐसी घटनाएं समाज के सामने आ रही हैं जिन्हें हम सामान्यतः आज के समय अगर हम कहें जैसे कि सिक्योरिटी, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो या अन्य सारे कारण अपराध के रूप में सामने आई हैं। पर यदि हम इसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दें तो अपराध शास्त्र विषय अपराध के बारे में अध्ययन कराने वाला, अपराध की घटनाओं का कारण के रूप में अध्ययन कराने वाला, अपराध होने के बाद की प्रक्रियाओं का, जिस तरीके से चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे वो करेक्शनल सिस्टम हो जिसमें प्रिजन आता है, रिफॉर्मेशन आता है, पैरोल और जो भी उसके सिमिलर जो प्रोसेस होती हैं वो आती हैं। लास्ट मोमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट रहता है कि हम सोसाइटी में किसी व्यक्ति को कैसे रिहेबिलिटेट करें या उसको पुनः एक उपयोगी इंसान के रूप में बनाएं। तो इसी विषय के रूप में हम चर्चा करते हैं आज स्किल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम। सबसे पहली थ्योरी जो प्राचीन काल से कह सकते हैं या 18वीं सदी के समय पर जो लागू थी उसका नाम है प्री साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम, जिसे हम प्री क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम हेडोलॉजिज्म भी कहते हैं। कि पहले की मान्यता थी कि अपराध जो है किसी प्रेत आत्मा के उसके प्रभाव के कारण व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बदल गया है। यदि हम इसको देखें आज की डेट में तो आज भी हमारे यहाँ पे चाहे वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकर्म हो, जैसे कि माता का आना, किसी देव का प्रभाव होना, किसी दुरात्मा का प्रभाव होना, ये सारे कारण के रूप में जाने जाते रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी में अगस्त काम्टे ने पहली बार अपराध के कारणों के रूप में जो क्लासिकल थ्योरी दी थी उसमें बताया था कि अपराध जो है किसी दुष्टात्मा या दुरात्मा के प्रभाव के कारण अपराध कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसी थ्योरी को अगर हम आगे कुछ कहें तो फ्री विल थ्योरी का भी उसके बाद में एक्सप्लेनेशन किया गया, जिसको सपोर्ट करने वाले थे, जिसको हम कहते हैं सीजर बेकेरिया ने प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, जिसको हम कहते हैं कि जो काम करने से हमको आनंद प्राप्ति हो, यदि कोई व्यक्ति या कोई घटना अपराध के रूप में ऐसा करता था तो उसके बारे में सीजर बेकेरिया ने बहुत विस्तार से अपनी सिद्धांतिक बुक में बताया है कि बहुत सारे कारण रहे हैं जो व्यक्ति सामान्यतः कई कार्य ऐसे कर जाता था जो उसकी डिजायर को या उसके प्लेजर प्रिंसिपल को एक्सप्लेनेशन देता था। यदि हम अपराध शास्त्र की भाषा में कहें तो पहला एक ऐसी थ्योरी है जो फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ क्राइम भी कही जाती है। उसी में कुछ समय बाद, चूंकि एक ब्रिटेन के बहुत बड़े जस्टिस थे जिन्होंने जिनका नाम जेरेमी बेंथम था, उन्होंने अपराध और अपराध के कारणों के रूप में, सुधार के रूप में, जिन्होंने जेल पे काफ़ी कुछ जस्टिफिकेशन दी और कहा कि हमें इस तरीके से सुधार होना चाहिए, अपराध के कारणों के रूप में जेरेमी बेंथम ने भी न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम के बारे में भी बताया है। यहाँ पे हम केवल कुछ अपराध के सिद्धांतों को हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही रखेंगे, बाकी आने वाले सेशन में हम इसको इंडिविजुअल फैक्टर के बिहाफ पे या थ्योरी को हम पर्टिकुलर स्ट्रीम बिहाफ पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी आती है इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी ऑफ क्राइम। जब अपराध को एक किसी कारण के रूप में या व्यक्ति के रूप में देखा गया तब अपराध में पहली बार जिन्होंने बात की थी अपराध के रूप में उसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ फिनोलॉजिकल थ्योरी या मुखाकृति का विज्ञान। कहा जाता है कि चेहरा जो है व्यक्ति के मन की बात या व्यक्ति की वास्तविकता को कई बार इंडिकेट कर देता है। कई लोगों को आपने देखा होगा समाज में कि जब कोई व्यक्ति होता है तो वो उसका भविष्य वक्ता के रूप में बनाया जाता है या बताया जाता है। ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि चेहरे में ऐसी कुछ आकृतियां होती हैं, मुखाकृति होती है। 54-55 ऐसे भाग उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए जिनका नाम था डॉक्टर फ्रांसिस जोसेफ गाल ने। पहली बार उन्होंने थ्योरी ऑफ फ्रेनोलॉजी का कंसेप्ट दिया कि आप व्यक्ति को देखकर भी अपराध एक व्यक्ति के बारे में हम बता सकते हैं। इसी में पहली बार जब साइंटिफिक थ्योरी
के रूप में या वैज्ञानिक कारणों के आधार पर अपराध शास्त्र का जिसे जनक कहा जाता है वो थे इटालियन थिंकर या इटालियन थ्योरी के जनक, या इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, एटाविज्म या पॉजिटिविस्ट थ्योरी, सीजर लोम्ब्रोसो। सीजर लोम्ब्रोसो एक जेल में चिकित्सक थे हॉस्पिटल में, और जेल में उनको ऐसी लोगों के बीच में देखने का मौका मिला कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो विशेष प्रकार के आपराधिक कार्यों में घटना करते हैं, तो तभी उनका इंटरेस्ट जागा। और उन्होंने एक थ्योरी जिसको कहते हैं कि व्यक्ति के चेहरे के आधार पर या व्यक्ति के फिजिकल फीचर के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है कि नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी मान्यताएं रही हैं, हालांकि उनका बाद में विरोध हुआ। आज बहुत सारी मान्यताएं हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट इनका चलन कहीं ना कहीं बहुत सारी सोसाइटी में आज भी देखा जाता है। जनरली आपने देखा हो कोई व्यक्ति चाहे वो किसी प्रकार की हैंडीकैप्ड हो तो उसको हम जैसे ही जागते हैं तो उसका मिलना जुलना भी कई बार हम उससे जनरली बंद कर देते हैं। ये सारे कारण हैं, चाहे हम कितना भी साइंटिफिक हो गए हो, बट उनके कारणों के रूप में हम आप देख सकते हैं कि हम कई बार किसी व्यक्ति को अपराध के रूप में दर्शाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उसी में अगर हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं तो पॉजिटिव थ्योरी में सीजर लोम्ब्रोसो के बाद में रफेलो गैरोफेलो का एक नाम आता है, जिन्होंने अपराधी के व्यवहार को मनोवैज्ञानिक कारणों के रूप में देखा कि अपराधी केवल वो नहीं जिसमें फिजिकल फीचर्स ऐसे दिख रहा है, साथ साथ वो भी है जिसमें किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी है। एक वहाँ के इटली के ही एक एनरिको फेरी थे जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी बताया कि अपराध जो है और सारे कारणों के रूप में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि केवल फिजिकल और मनोवैज्ञानिक हो, उसके अलावा और सारे कारण हैं। तो ये थ्योरी ऑफ एटालॉजिस्ट थ्योरी में तीन प्रमुख थिंकर माने जाते हैं। उसके बाद में फिजिकल थ्योरी है जिसको हम बॉडी टाइप ऑफ थ्योरी भी कहते हैं। ये हम जस्ट कुछ कंडक्ट या कुछ बेसिक्स पॉइंट लेके बात करेंगे। जिससे में आता है हुटन का क्रिमिनल स्टॉक थ्योरी, जिन्होंने फिजिकल फीचर के आधार पर या शरीर के स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ आपराधिक घटनाओं को या उसके व्यवहार के बारे में बताया है। बॉडी बिल्डअप थ्योरी सेल्डन एंड ग्लूक का है। इंडोक्राइन थ्योरी लुइस बेरमन ने बताई थी 1920 में, और उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति के अंदर जो बिना वेन के या कह सकते हैं कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके सीक्रेशन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उनकी वजह से व्यक्ति का व्यवहार बदलता रहता है और कई बार वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो कई बार अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरीके से उन्होंने अपने अध्ययन में बहुत सारे तथ्यों के साथ में इसको एक्सप्लेनेशन दिया है। एक और थ्योरी है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक थ्योरी ऑफ क्राइम, जनरली इसको गोरिंग थ्योरी है, जिससे कहा जाता है कि अपराध की वंशावली के आधार पर, ये फिजिकल फीचर के आधार पर अपराध की व्याख्या करने वाले सिद्धांत थे जिसको अपराध शास्त्र में मुख्यतः फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी, अगर हम कहें तो इसको कार्टोग्राफिकल थ्योरी ऑफ क्राइम या अपराध का भौगोलिक सिद्धांत, या अपराध की ऐसी चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे जलवायु हो, या इस तरीके बहुत सारे कारण, जैसे लोकेशन ने एक अपराध का कैलेंडर दिया कि किस मंथ में किस समय पे किस तरह की घटनाएं ज़्यादा या कम होती हैं। लफाज ने वहाँ की फर्टिलिटी ऑफ द लैंड के बारे में अपराध के कारणों से जोड़ने की बात कही। डेक्स्टर ने एयर प्रेशर के बिहाफ पे अपराधों की घटनाओं को जोड़ा है। वहीं क्वेटलेट ने थर्मल लॉ ऑफ क्राइम बताया है कि अपराध में टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ता है या एरिया जो टेम्परेचर की होती है उस तरीके से अपराध की घटनाओं को अगर हम कैलकुलेट करें तो एक पर्टिकुलर रेशियो ऑफ क्राइम उस लोकेशन की जानी जा सकती है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत रहे हैं जिनमें तथ्यात्मक और व्यवस्थित तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलता है। नेक्स्ट आती है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ क्राइम। पैसा क्या नहीं करता, लोग अक्सर कहते हैं। इसी में आता है कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो अपराध के कारणों के रूप में होती है, उसमें से एक प्रमुख कारण है पैसा, फैक्टर ऑफ द मनी। विलियम बॉन्जर ने इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर किसी देश का, किसी एरिया का, किसी ग्रुप के बारे में आपराधिक घटनाओं के बारे में बताया कि अगर ये सोसाइटी ऐसी होगी तो वहाँ पे आपराधिक घटनाओं के बढ़ने या कम होने के चांस ज़्यादा या कम हो सकते हैं। इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन विलियम बॉन्जर ने बताया है। नेक्स्ट आती थ्योरी है, अगर हम इसको कंटेंट वाइज करें तो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम में मोस्टली तीन मुख्य थ्योरी हैं।
पहली थ्योरी है मेंटल डिफिशियंसी, जिसको हेनरी गोडार्ड ने फीबल माइंड ने उसके नाम से बताया था कि व्यक्ति की बुद्धि जो है कई बार वो व्यक्ति नहीं जान पाता कि अपराध है कि नहीं है, उसके बारे में बताया है। और इसी को अगर हम साइकोलॉजिस्ट जो रहे हैं जिनका नाम सिगमंड फ्राइड है, इन बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, इन्होंने अपराध की घटनाओं को व्यक्ति की एनालिटिकल कह सकते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में बताया है कि व्यक्ति में बहुत सारे अपराध या घटनाएं उसकी डिजायर, प्लेजर या बहुत सारे कारणों के रूप में देखी जा सकती है, जिसको मोस्टली सेक्सुअलिटी से इन्होंने उसको जोड़ते हुए सेक्सुअल क्राइम के रूप में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हैं। साइकेट्रिक थ्योरी कई बार व्यक्ति नर्वस सिस्टम या कुछ फिजिकल मेंटेनेंस की वजह से इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, जो कई बार वो चाहे वो साइकोसिस हो, न्यूरोसिस हो या साइकोपैथ्स हो, उसके रूप में वो सारी चीज़ें होती हैं जो अपराध के कारणों के रूप में एक्सप्लेनेशन मिलता है। सबसे बड़ी थ्योरी जो है जनरली पहले से मान्य है और आज भी हम कह सकते हैं कि सारे के सारी घटनाएं, सारे के सारे अपराध या अच्छा या बुरा सब समाज में होता है और समाज ही किसी को बनाता है और समाज ही किसी को मिटाता है। तो इसके रूप में दो तरीके कंसेप्ट आते हैं। पहला तो है फंक्शन थ्योरी, जो किसी सोसाइटी में कोई व्यक्ति है केवल अपनी भूमिका को या फंक्शन को करता है और जब वही उसको अपराध के कारणों में देखी जाती है तो उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम, फंक्शनल विहाब पे। तो पहली है एनोमी थ्योरी, जो व्यक्ति चलन से बाहर हो जाता है, चलन से अलग चीज़ों में जाता है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। तो पहली थ्योरी दी थी एमाइल दुर्खाइम ने, देन उसको मॉडिफाई किया था टन ने। देन कल्चरल थ्योरी ऑफ टोनाला ट्रैप ने कहा था कि सोसाइटी जैसी होगी, जहाँ का जैसा कल्चर होगा, तो उस तरीके से लोग अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, एड ऑन करते हैं और कई बार वो व्यवहार अपराध के रूप में आता है, ये देखने को मिलता है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की सब जगह पे कई बार पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, बट वो सिचुएशन कई बार बदलती रहती है और वो अपराध के रूप में देखी जाती है। इसको थर्स्टन सेलेट ने बताया था। थ्योरी ऑफ डेलिकेट सब कल्चर, सब जगह पे ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो एरिया वाइज, इसको मोस्टली शिकागो स्कूल से भी जाना जाता है, जहाँ पर किसी शहर के रूप में वहाँ की एरिया कई बार उस चीज़ को इंडिकेट करती है और वो अपराध के रूप में कई बार एक बेस लाइन तैयार करती है। स्ट्रीट कॉर्नर थ्योरी है एल्बर्ट कोहेन का, गैंग्स ऑफ थ्योरी क्लोबर्ट एंड ऑयलन, लॉट्स ऑफ थ्योरी। बट मोस्टली इसके बाद आता है प्रोसीजरल थ्योरी। प्रोसीजरल थ्योरी में जब किसी घटना का व्यक्ति या समाज खुद उसको उस तरीके से मोटिवेट करता है, उसकी परिणति अपराध के रूप में होती है। इसको तीन थ्योरी के रूप में मोस्टली कहा जाता है कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी एडविन एच सदरलैंड ने बताई थी। इन्होंने काम किया था वाइट कॉलर क्राइम पे कि सोसाइटी ही अपराधी को बनाती है, उसको डिसाइड करती है और उसका काम ये हो जाता है कि वो फंक्शन के रूप में बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है। कंटेनमेंट थ्योरी को वाल्टर सी रेकलेस ने बताया कि व्यक्ति की अंतरात्मा भी कई बार बहुत काम करती है। व्यक्ति में दो प्रकार के कंटेनमेंट पाए जाते हैं, एक इनर और एक आउटर। जब कोई व्यक्ति इसमें एडजस्टमेंट नहीं कर पाता तो वो अपराध के रूप में एक व्यक्ति हो सकता है, उसके कारणों के रूप में देखा जाता है। इसी तरीके से लेबलिंग थ्योरी हार्वर्ड एस बैकर ने कहा, जिसमें कहा कि थ्योरी कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का लेबल लगा दिया जाता है कि वो अपराधी है कि नहीं है। आपने इस तरीके से बहुत सारी मूवी देखी होंगी कि उसके माथे पर लिख दिया जाता है कि सब आप चोर हैं। लास्ट परिणाम ये निकलता है कि उसको कई बार ऐसी घटनाओं में जाना पड़ता है या उस तरीके से उसका इंडिकेशन हो जाता है। और सारे आपने किसी को आप ग्रुप से, सोसाइटी से, वर्क से, कल्चर से जोड़ देते हैं और उसको उस तरीके की प्रक्रिया होती है। उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, हम आने वाले सेशन में इसकी बात करेंगे। देन नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसमें एनरिको फेरी, सिल्वर्ड, विलियम हेली, क्वेरिस्ट, इस तरह से बहुत सारे बताए हैं। एक मेरा अभी छोटा सा काम है जिसको कैसे मैंने काम किया था, उस पर देखा गया रीजनल थ्योरी ऑफ क्राइम। अगर हम कहें कि हर जगह की, हर क्षेत्र की अपने आप की कोई विशेषता होती है और वो फैक्टर कई बार आपने देखा जो माइग्रेंट लोग होते हैं, कहीं जहाँ बाहर प्रवास करते हैं, तो उनके व्यवहार में आपने देखा होगा जो व्यक्ति गाड़ियों को या फिर रूल्स को नहीं मानता है और वो दूसरी जगह पे जाता है, तो कई बार उसमें ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं, आ जाती हैं जो उस जगह के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ती है और वो अपराध की श्रेणी में आ जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।